नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करना चाहते हैं एक टॉपिक की जिसका नाम है सौंदर्य बोध। जैसा कि हमने अपनी कक्षा 9 की जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज पाठ्यपुस्तक, उस पाठ्यपुस्तक के दो पार्ट हैं, एक काव्यखंड है और एक दूसरा गद्यखंड है। तो काव्यखंड के हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं, कविताएं सारी हमने पढ़ ली हैं। तो उस काव्य खंड में से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। किसमें? काव्य खंड में से। ठीक है, काव्य खंड में हमारे पास में 4 कविताएं हमारे पास में हैं, हमारे सिलेबस में 5 कविताएं हमारे सिलेबस में हैं। तो उन 5 कविताओं का हम समझेंगे सौंदर्य बोध। ठीक है ना। तो सौंदर्य बोध में क्या होता है समझिए। सौंदर्य बोध में पहला क्वेश्चन आ सकता है हमारे लिए, पूरी कविता का, कविता भी कह सकते हैं या फिर उसको अगर एक पार्ट अगर उसका आ रहा है, एक पैराग्राफ आ रहा है, तो उस पैराग्राफ को हम काव्यांश भी कह सकते हैं, पद्यांश भी कह सकते हैं या पद्यावतरण भी कह सकते हैं। उस पैराग्राफ को, कविता के पैराग्राफ को हम काव्यांश, पद्यांश या पद्यावतरण कहते हैं। ठीक है। और मान लीजिए उस कहा गया कि हमें बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता का या इस काव्यांश का इस पद्यांश का या पद्यावतरण का क्या लिखिए, मूल प्रतिपाद्य लिखिए। मूल प्रतिपाद्य भी कह सकते हैं या फिर मूल भाव भी कह सकते हैं या मूल सार या संदेश या उद्देश्य, एक ही बात है। ठीक है ना। तो इस सब में हमको क्या लिखना है, उस चैप्टर की समरी लिखनी है कि पूरा चैप्टर पूरे चैप्टर में कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनकी और कवि संकेत करना चाहता है, इंगित करना चाहता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, मान लीजिए जैसे आ गया कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का मूल प्रतिपाद्य लिखिए। तो मूल प्रतिपाद्य का मतलब उसकी समरी लिखना है, उसका सार लिखना है। हम उसमें 8-10 लाइनों में 10 पंक्तियों में उसका हम मूल प्रतिपाद्य लिख सकते हैं, मूल प्रतिपाद्य या संदेश या उद्देश्य लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो राजेश जोशी की जो कविता है, मान लीजिए उसका हमको लिखना होगा मूल प्रतिपाद्य। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर प्रस्तुत कविता में राजेश जोशी द्वारा प्रस्तुत या रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में बाल श्रम का यहाँ वर्णन किया गया है और समाज पर या सामाजिक व्यवस्था पर या प्रशासन पर या सरकारों पर यहाँ व्यंग्य किया गया है। और जहाँ लोकतंत्र में सबको पूर्ण आज़ादी होती है, पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और उसकी जिम्मेदारी समाज को लेनी चाहिए कि समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, गरीब हो, अमीर हो, समाज का प्रत्येक वर्ग समाज की प्रत्येक सुविधा को भोगे, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? समाज को, प्रशासन को। ठीक है ना। तो इस कविता में समाज और प्रशासन पर भी व्यंग्य किया गया है। ठीक है ना। तो और जिस समय बच्चों को अपना चारित्रिक विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, मानसिक विकास करना है, उस समय बच्चे अपने विकास करने के बजाय, पढ़ने के बजाय, खेलने के बजाय वो उनको काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस कविता में समाज की जो अनदेखी है उसको यहाँ उजागर किया गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, पूरी कविता का मूल प्रतिपाद्य हम लिख सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए जैसे आ गया कि रसखान के जो सवैये हैं, रसखान के जो सवैये हैं उनका मूल प्रतिपाद्य लिखिए। तो हम लिखेंगे कि रसखान ने अपने सवैयों में एकनिष्ठ भक्ति का वर्णन किया है।
ठीक है, एकनिष्ठता का या अनन्यता का वर्णन यहाँ किया गया है। रसखान जी किसी भी रूप में जन्म लें, लेकिन वो प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं, सानिध्य पाना चाहते हैं, आश्रय पाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर रसखान के सवैयों में उनके द्वारा उनकी एकनिष्ठ भक्ति और अनन्य भक्ति का यहाँ वर्णन किया गया है। और जो कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, हर रूप में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। और वे खुद मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन वो प्रत्येक धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। इसलिए इस चैप्टर में, इस अध्याय में, इस कविता में समन्वयशीलता या सामंजस्य, धर्म सामंजस्य का वर्णन मिलता है, धर्म सहिष्णुता का भी वर्णन यहाँ मिलता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं किसी भी कविता का या काव्यांश का या पद्यांश का या पद्यावतरण का मूल प्रतिपाद्य, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड क्या हैं, एक ही हैं, और ये सारे वर्ड एक ही हैं, इनका अर्थ एक ही है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का शब्द आए, पूछा जाए कि संदेश क्या है, तो भी वही बात होगी। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो चैप्टर है, चैप्टर की स्टार्टिंग में, कविता के स्टार्टिंग में वहाँ पर उस चैप्टर की समरी लिखी हुई है, पाठ का सार लिखा हुआ है, उस सार को हमको समझना है, ठीक है ना। उस पाठ का परिचय हमको समझना है जो चैप्टर के कविता के स्टार्टिंग में है, और फिर उसकी सहायता से हम किसी भी चैप्टर का मूल प्रतिपाद्य या संदेश या उद्देश्य लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं भाव सौंदर्य की। भाव सौंदर्य या फिर आशय या फिर अभिप्राय। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हो सकता है कि एक पंक्ति का भाव सौंदर्य पूछा जाए या एक पैराग्राफ का पूछा जाए, ठीक है ना। तो अगर एक पंक्ति का सौंदर्य पूछा जाए, आशय पूछा जाए या अभिप्राय पूछा जाए, तो हम केवल उसका क्या लिखेंगे, उसका अर्थ ही नहीं लिखना, उसका भाव हमको समझाना है। जैसे कि मान लीजिए पंक्ति आ गई, स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, भूकन धे झकमार। मान लीजिए पंक्ति आ गई, कबीर की पंक्ति है कि स्वान रूप संसार है, भूकन धे झकमार। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि ये संसार जो है वो कुत्ते के समान है। ये तो क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया। लेकिन कवि संसार को कुत्ता नहीं बताना चाहता, बल्कि वो बताना चाहता है कुत्ते की जैसे नहीं है संसार, ये जो मनुष्य हैं वो कुत्ते की जैसे उनकी पूंछ नहीं है, बल्कि वो कहना क्या चाहता है, क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि जो संसार है कुत्ते के समान व्यर्थ ही भौंकने वाले हैं, अर्थात व्यर्थ ही बातें वो करते हैं। उनकी टीका टिप्पणियों पे हमें जरा भी ध्यान नहीं देना है, ये कहना चाहते हैं। ये इसका भाव है, हमें अर्थ नहीं लिखना, इसका भाव समझाना है। जैसे कि लिखा है, मोट चून मैदा भया, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास ने कहा है कि मोटा चून मैदा हो गया है, तो इसका अर्थ आटे से नहीं है, आटे से मैदा से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको इसका अर्थ नहीं लिखना, भाव समझाना है कि वो क्या कहना चाहता है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो मोटा चून था, अर्थात अखाद्य वस्तु जो थी, अखाद्य वस्तु जो थी वो खाद्य बन गई है, अर्थात न खाने योग्य जो वस्तु थी वो खाने योग्य बन गई है, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका भाव है। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो असहिष्णुता का जो माहौल था, असहिष्णुता का जो माहौल था वो क्या हो गया है, धार्मिक सहिष्णुता में बदल गया है, धार्मिक सहिष्णुता में बदल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों में सद्भाव बन गया है, समन्वयशीलता हो गई है, सामंजस्य हो गया है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पैदा हो गई है, ठीक है ना। तो हमको क्या लिखना है, असहिष्णुता का जो माहौल था, अराजकता का, वैमनस्य का जो भाव था, वो किस में चेंज हो गया है, धार्मिक सहिष्णुता, प्रेम और सहयोग की भावना में चेंज
हो गया है, परिवर्तित हो गया है। यहाँ पर आटे और मैदा से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार हमको क्या समझाना है, किसी भी पंक्ति का, हो सकता है वो पंक्ति का हो सकता है कि वो एक पैराग्राफ का हो, ठीक है। तो हमको क्या समझाना है, भाव सौंदर्य या आशय या अभिप्राय। इसका क्या मतलब होता है कि उस पंक्ति का हमको भाव समझाना है। जैसे कि पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, ठीक है ना। तो यहां पर कवियत्री जो ललित है वो अपने वाक में क्या कहना चाहती है कि उनका जो पानी टपक रहा है कच्चे सकोरे में से, सकोरे का मतलब हो गया मिट्टी का पात्र, मिट्टी के जो पात्र हैं उसमें से पानी टपक रहा है। इसका सिंपल अर्थ ये हो गया, लेकिन हमको यहाँ अर्थ नहीं लिखना हमको लिखना है भावार्थ, हमको लिखना है इसका आशय, अभिप्राय, इसके अंदर छुपा हुआ जो अर्थ है वो लिखना है। तो इसका भाव क्या हो जाएगा कि कवित्री कहना चाह रही है कि जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में से, यानी मिट्टी का जो कच्चा पात्र होगा उसमें से पानी रिसता रहता है, ठीक है ना, धीरे धीरे टपकता रहता है, एक एक बूंद बूंद करके, और वो एक बार क्या एक समय ऐसा आता है कि वो पात्र, वो मटका पानी से पूरा खाली हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे एक एक बूंद से वो खाली हो जाता है। तो उसी प्रकार कवित्री क्या कहना चाहती है कि मेरा समय भी, मेरा जीवन भी इसी प्रकार एक एक बूंद करके रिस रहा है, अर्थात मेरे जीवन का एक एक वर्ष कम होता जा रहा है, ठीक है ना, मेरा जो जीवन की अवधि है वो समाप्त होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऐसा कवित्री कहना चाह रही है, ठीक है ना। तो पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कवि कहना चाहती है, कवित्री कहना चाहती है कि इस प्रकार जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपकता है उसी प्रकार मेरी आयु भी वो क्या हो रही है, मेरा जीवन भी निरंतर समाप्त होता जा रहा है। तो यहाँ हमको क्या लिखना है, इस भाव सौंदर्य में हमको क्या लिखना है, हमें इसका आशय या भाव यहाँ प्रकट करना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया भाव सौंदर्य। उसके बाद में हम बात करेंगे काव्य सौंदर्य की। काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं, कला सौंदर्य भी कह सकते हैं, या शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर तीन बातें हमको समझनी हैं, काव्य सौंदर्य, कला सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। इसको हम शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं या शिल्प सौष्ठव भी कह सकते हैं, ठीक है। भाव सौंदर्य भी कहा जा सकता है, भाव सौष्ठव भी कहा जा सकता है। उसी प्रकार कला सौंदर्य भी कहा जा सकता है, कला सौष्ठव भी कहा जा सकता है, ठीक है ना, ये सेम है वर्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि कोई पंक्ति हमको दे दी, कोई पंक्ति, एक पंक्ति आ सकती है, दो पंक्ति या एक पैराग्राफ आ सकता है, तो और उसमें हमको क्या कहा जाएगा कि इस पंक्ति का हमें शिल्प सौंदर्य बताइए, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए या कला सौष्ठव स्पष्ट कीजिए। तो हमको क्या करना होगा सबसे पहले हमको लिखनी होगी भाषा। कोई भी चैप्टर हमको दिया हुआ है उसमें हमको क्या लिखनी होगी, भाषा। तो भाषा कौन सी हम लिखेंगे, भाषा जो भी चैप्टर में यूज की गई है, अवधि है कि ब्रज भाषा है कि खड़ी बोली हिंदी है, ठीक है ना। जैसे कि कबीरदास की जो भाषा है, कबीरदास की भाषा को क्या कहा गया है, सधुकड़ी भाषा कहा गया है। सधुकड़ी भी कह सकते हैं या पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं, खिचड़ी, ठीक है ना। तो जिस प्रकार खिचड़ी में चावल भी होते हैं, दाल भी होते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे मिला के फिर वो खिचड़ी बन जाती है। तो उसी प्रकार के से कबीर की जो भाषा है वो भी अनेक प्रकार के शब्दों के मेल से बनी हुई है। उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि ये हिंदी भाषा है, ठीक है ना, ये शुद्ध हिंदी है या शुद्ध ब्रज भाषा है, शुद्ध अवधि है, ऐसा नहीं कह सकते। उसमें बहुत से भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बहुत से भाषा के शब्दों पर कवि का, कबीरदास का आधिपत्य है, एकाधिकार है, ऐसा कह सकते हैं।
इसीलिए कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर भी कहा गया है। डिक्टेटर अर्थात तानाशाह, ठीक है। तो कबीरदास जी का वो जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है कबीर की साखियां और सबद, उसमें हम लिख सकते हैं कि सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और हम देखेंगे तो दूसरा हमारा चैप्टर है ललदेद्य। तो ललदेद्य की जो भाषा है वो कश्मीरी भाषा है, कश्मीरी भाषा, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर है रसखान का। तो रसखान में हम लिख सकते हैं ब्रज भाषा, ठीक है, उसमें ब्रज भाषा हम लिख सकते हैं। उसके बाद में दो कविताएं और हमारी हैं, कैदी और कोकिला और बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये दोनों कविता में हम क्या लिखेंगे, खड़ी बोली हिंदी, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, काव्य सौंदर्य लिख रहे हैं किसी भी कविता का, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं, उसकी भाषा कौन सी है, ठीक है। तो भाषा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, सदुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, कश्मीरी, ब्रज, खड़ी बोली हिंदी, ठीक है ना। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग भाषाएं हो सकती है, ब्रज भाषा, ठीक है, अवधी भाषा, ये सब चीजें। तो पहला पॉइंट हो जाएगा भाषा। फिर हमको लिखना होगा शब्दावली। उसकी जो शब्दावली है, वोकेबलरी है, किस प्रकार की है, किस प्रकार के शब्द उस कविता में प्रयुक्त हैं। तो हम लिख देंगे तत्सम, तद्भव और देशज। तत्सम, तद्भव, देशज शब्द या देशज मिश्रित शब्दावली, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि शब्दों की जो उत्पत्ति है उनके आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो अधिकांश कविताओं में हम क्या देखते हैं कि वहां पर तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है और कहीं कहीं देशज शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, तत्सम क्या होता है, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से आते हैं, संस्कृत से आते हैं और जो के त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम है। तद्भव क्या है, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं लेकिन हिंदी में आने पर उनका रूप चेंज हो गया है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये हिंदी के शब्द हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। और देशज का मतलब जो देश में जन्म हुआ है जिनका, या कह सकते हैं स्थानीय भाषा के शब्द, या कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये किसी कविता में आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम लिखते हैं उष्ट्र, तो उष्ट्र तत्सम शब्द है, हम लिखेंगे ऊंट तो वो हो जाएगा तद्भव शब्द। हम लिखेंगे अग्नि, तो अग्नि तत्सम शब्द है और आग हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी कविता में हम लिख सकते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और क्या लिख सकते हैं कि शब्दावली कैसी है, सरस, सहज, प्रवाहमय, बोधगम्य, ठीक है। तो हम किसी कविता विशेष की बात नहीं कर रहे, हम कॉमन रूप से बात कर रहे हैं कि किसी भी कविता में हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी कविता के काव्य सौंदर्य में हम कौन कौन से बिंदुओं को लिख सकते हैं। तो ये कॉमन बिंदु है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज मिश्रित शब्दावली का प्रयोग और सरस, सहज, प्रवाहमय, बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया है। फिर लिखेंगे शैली। तो शैली, जब कविता का जो पार्ट है, कविता में हम अगर लिख रहे हैं शिल्प सौंदर्य, तो हम लिख देंगे गेय शैली, यानी जिसको गाया जा सके, हर कविता को गाया जा सकता है तो गेय शैली हो जाएगा। और जिसको गाया जा सकता है तो उसमें संगीत भी होता है, इसलिए हम उसको संगीतात्मक शैली भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सी शैलियां हैं, जैसे कि पहला जो हमारा चैप्टर है कबीर, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, संबोधन शैली, ठीक है। संबोधन नहीं लिखेंगे, उपदेशात्मक शैली लिख देंगे, उपदेशात्मक,
या लिख देंगे प्रवचनात्मक, प्रवचनात्मक, ठीक है, क्योंकि कबीर के द्वारा संदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है और प्रवचन दिए गए हैं एक तरीके से, तो हम वहां पर लिख सकते हैं उपदेशात्मक शैली, प्रवचनात्मक शैली। और जहां पर बच्चे काम पर जा रहे हैं वहां पर समाज पर, प्रशासन पर व्यंग किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ व्यंग्यात्मक शैली है, ठीक है। और हमारा चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर है रसखान, ठीक है, तो उसमें हम लिख सकते हैं संबोधन शैली लिख सकते हैं, और कैदी और कोकिला उसमें हम लिख सकते हैं संबोधन शैली या संबोधनात्मक शैली, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख शैलियां हमने समझी हैं, ठीक है। ये तो कॉमन रूप से आ जाएगी, गेय शैली और संगीतात्मक शैली, ये सभी चैप्टर्स में हम लिख सकते हैं, ये कॉमन रूप से प्रयुक्त हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम समझेंगे छंद। तो छंद में हम देखेंगे, छंद का मतलब है किसी भी कविता को जब हम नियमों में बांध कर लिखते हैं, वर्णों का ध्यान रखते हैं, मात्राओं का ध्यान रखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, छंद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा चैप्टर है कबीरदास जी का, तो वहां पर कौन सा छंद हो जाएगा, कबीरदास जी का जो चैप्टर है उसमें हम लिख देंगे दोहा छंद। एक तो दोहा छंद है, ठीक है, उसको साखी भी कह सकते हैं, और हमने क्या पढ़ा उसके अंदर, शब्द भी पढ़े हैं या पद पढ़े हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोहों को क्या कहा गया है, साखी कहा गया है, और शब्दों को क्या कहा गया है, पद कहा गया है। कौन से चैप्टर में है, कबीर के चैप्टर में। उसके बाद में हमने देखा ललद्य। तो ललद्य का कौन सा छंद है, वहां पर वाक छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ललद्य का जो चैप्टर है उसमें वाक छंद है। उसके बाद में हमने पढ़ा रसखान का। तो रसखान में कौन सा छंद है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और जहां पर कोई छंद नहीं हो उस चैप्टर को हम, उस कविता को हम लिख देंगे छंद मुक्त कविता, छंद मुक्त कविता, ठीक है ना। तो पहले कबीर के चैप्टर में हम ये लिख सकते हैं, दूसरे ललद्य के चैप्टर में हमारा जो छंद होगा वो वाक होगा, और रसखान के चैप्टर में सवैया छंद है। बाकी जो 2 कविताएं बच गई हमारी उसमें छंद मुक्त कविता हमको लिखना होगा। फिर हम लिख देंगे रस। तो रस होते हैं 9 और 2, 11 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि पहला हमारा चैप्टर है तो उसमें हम लिख सकते हैं शांत रस। पहला जो कबीर का चैप्टर है उसमें हम शांत रस लिख सकते हैं। दूसरे चैप्टर में भी हम क्या लिखेंगे, शांत रस, ठीक है, कबीर के चैप्टर में भी और वाक चैप्टर में भी। ललद्य का चैप्टर है उसमें भी शांत रस आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम लिख सकते हैं सवैया जो है, ठीक है ना, ये सवैया है। और उसके बाद में कैदी और कोकिला है। तो कैदी और कोकिला में हम लिख सकते हैं रौद्र रस, रौद्र रस। कभी कैदी और कोकिला में रौद्र रस लिख देंगे, या फिर करुण रस भी लिख देंगे, करुण रस, ठीक है। और जो हमारा एक और चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर जो हमारा है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसमें हम क्या लिख देंगे, करुण रस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रस हम लिख सकते हैं। फिर हमारा है गुण। तो गुण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रसाद गुण, ठीक है। प्रसाद गुण का मतलब जिस कविता का अर्थ हमको बोलते ही समझ में आ जाए, जिसका सिंपल अर्थ हो, वहां पर प्रसाद गुण होता है, ठीक है। और जहां पर मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो माधुर्य गुण होता है। और ठीक है, एक तो प्रसाद गुण हो गया, एक इसके बाद में माधुर्य गुण हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे यहां पर, ठीक है, तो 3 प्रकार के हमारे गुण हो गए हैं। इसके बाद में हम लिखेंगे अलंकार, ठीक है। अलंकार में हम क्या लिखेंगे, अलंकार हमारे सिलेबस में 8 अलंकार दिए हुए हैं, ठीक है ना। और 8 अलंकारों में हम कौन कौन से लिख सकते हैं, वहां पर 8 अलंकारों में एक तो अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी कविता में कॉमन रूप से हम अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, ठीक है।
तो अनुप्रास अलंकार सभी कविताओं में हम लिख सकते हैं क्योंकि वर्णों की आवृत्ति तो सभी जगह होती है। फिर हम लिख देंगे यमक अलंकार। यमक में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है। जहां शब्दों की आवृत्ति हो वो यमक अलंकार है। और उसके बाद में हम लिख सकते हैं, समझने का हमको तरीका है, एक तो रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार कहां पर होता है? जहां पर बताया जाए उपमेय और उपमान को एक ही माना जाएगा, वो रूपक अलंकार होगा। ठीक है, और फिर हम लिख सकते हैं ये श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, फिर हमारा है अतिशयोक्ति, फिर हमारा है मानवीकरण। तो इस प्रकार से 8 हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। उन अलंकारों को हम यहां पर वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति में हम लिखते हैं जिसका सिंपल अर्थ समझ में आए वो अभिधा शब्द शक्ति है। सिंपल अर्थ जिस कविता में समझ में आता है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। जिसका अर्थ लक्षणों पर आधारित हो, सिंपल अर्थ समझ में नहीं आए, वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जिस कविता के बहुत से अर्थ निकलते हैं वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या समझा? काव्य सौंदर्य समझा। काव्य सौंदर्य में इस प्रकार के पॉइंट्स को हम लिख सकते हैं। सारे पॉइंट्स हमको लिखने होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? काव्य सौंदर्य बन जाएगा। ठीक है, हमने जैसे इसमें नहीं लिखा, एक तो प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण। ठीक है, गुण 3 प्रकार के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी कविता का काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य या पूरी कविता का मूल प्रतिपाद्य लिख सकते हैं। धन्यवाद।